एक नई टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज बायोमोलिक्यूल। और ये जो बायोमोलिक्यूल का हमारा चैप्टर है बच्चे, ये हमें बायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो बायोलॉजी से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो में जो जो क्वेश्चन आएंगे हमारे नीट में, हम उनकी स्टडी करेंगे, उन पे फोकस करेंगे में, ठीक है। और हमारे जो कुछ केमिकल रिएक्शन है, उन सारे चीजों के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, वहां पर आप डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। तो हमारी एनसीईआरटी एक टर्म लिखती है, इसके लिए एक लाइन लिखती है कि जितने भी लिविंग सेल से, बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म थी, तो लिविंग सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कार्बन कंपाउंड हमें मिलते हैं उनको हम बोल देते हैं कि दे आर बायोमोलिक्यूल। अब ऐसा नहीं है कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें उनकी सेल में केवल कार्बन कंपाउंड ही मिलेंगे, हमें वहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी मिलते हैं, वो भी आपको वहां मिलेंगे। तो वो सारी चीजें हम बायोमोलिक्यूल में स्टडी करते हैं उनके बारे में कि क्या क्या चीजें हमें ऑब्टेन हो रही हैं। और जब देखा जाता है बच्चे कि हमारे एक लिविंग सेल के अंदर, चाहे वो किसी भी लिविंग सेल हो, कोई भी लिविंग सेल हो, चाहे वो प्लांट की हो, माइक्रोब्स की हो, एनिमल की हो, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल ले लीजिए और उसके लिविंग सेल के अंदर जब उसके अंदर क्या क्या एलिमेंटल कंपोजिशन जब आप देखते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट हमें, अगर हम एक अपने अर्थ क्रस्ट का पीस लें, पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट लें और उसमें अगर हम स्टडी करें, उसमें हम आइसोलेट करें केमिकल्स को, एलिमेंट्स को, कि कौन कौन से एलिमेंट हमें वहां मिले, तो हमें दिखता है कि लगभग हमें दोनों लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपने टिश्यू लिया है उसके अंदर और एक अर्थ क्रस्ट का जो पीस लिया उसके अंदर, दोनों के अंदर आपको सेम केमिकल कंपोजिशन मिलता है, दोनों में आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे लगभग, ठीक है। कुछ रिलेटिव अबंडेंस, कहीं कुछ ज्यादा होती हैं चीजें, कहीं कुछ कम होती हैं। तो हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अर्थ क्रस्ट के कंपेयर में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग, उसके कंपेयर में हमारे लिविंग बीइंग के अंदर क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा मिलते हैं हमें, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम कि बोथ लिविंग सेल एंड अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट हैव अ सिमिलर एलिमेंटल कंपोजिशन, लेकिन हमारा कार्बन और हाइड्रोजन की जो अबंडेंस है वो हमें ज्यादा मिलेगा इन लिविंग बीइंग एज कंपेयर टू हमारे अर्थ क्रस्ट के सैंपल या फिर नॉन लिविंग में, ठीक। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है। तो उन एलिमेंट को आइसोलेट करने का कुछ तरीका बना रखा है और उस एक्सरसाइज को, उस एक्सपेरिमेंट को हमारी एनसीईआरटी भी लिखती है, तो उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज से, उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या एलिमेंट्स मिले, क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स मिले हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करेंगे, जिनमें हमें मेनली हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, उनके बारे में स्टडी करना है यहाँ पर डिटेल में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इन चारों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो इतना लिविंग टिश्यू लिया है, उस लिविंग टिश्यू के सैंपल में कौन कौन से केमिकल है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसको कैसे आइसोलेट किया जाए, उसके लिए हमारी एनसीईआरटी में एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या लिखा उन्होंने बोला कि एक लिविंग टिश्यू का आप सैंपल ले लीजिए और उस लिविंग टिश्यू के सैंपल को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के मीडियम में क्या करें, उसको ग्राइंड करें, ठीक है, विद मोर्टार एंड पिस्टल। उसको जब ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा, तो उसको हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मीडियम में उसको ग्राइंड करेंगे, पूरा क्रश करेंगे, तो उसका, उस टिश्यू का, उस सैंपल का एक थिक स्लरी सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो एक थिक स्लरी सॉल्यूशन हमको वहां पर ऑब्टेन होगा उस लिविंग टिश्यू का, और वो जो आपको थिक स्लरी सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसको फिर क्या करना, हमें कॉटन क्लॉथ में रिंस करना है, ठीक। और कॉटन क्लॉथ में जब उसको डालेंगे, रिंस करेंगे, स्टेन करेंगे उसको, तो फिर हमें वहां पर दो सैंपल ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। जब कॉटन क्लॉथ में उसको स्टेन करेंगे तो फिर हमें दो सैंपल ऑब्टेन होंगे। एक वो सैंपल होगा जो कि एसिड सोल्यूबल होगा और दूसरा जो सैंपल होगा वो एसिड इनसोल्यूबल होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल मैटर में, ठीक है। तो जो एसिड सोल्यूबल वाला जो फ्रैक्शन उनको मिला स्टेन करने के बाद कॉटन क्लॉथ से, उनको जो एसिड सोल्यूबल वाला फ्रैक्शन मिला, उस एसिड सोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट थे, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स उनको मिले, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल मिले। लेकिन जब देखा गया वो जो एसिड सोल्यूबल वाला फ्रैक्शन था बच्चे, वो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल उनको मिले उसमें, लेकिन उसमें सिमिलरिटी क्या थी, तो ये देखा गया कि उसमें जितने भी केमिकल मिले वो सारे के सारे केमिकल जो थे उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो लगभग 18 डाल्टन से लेकर 800 डाल्टन के बीच में था, मतलब कि 1000 डाल्टन से कम। और ऐसे बायोमोलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है,
उनको हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। यानी हमें समझ में आ गया हमारा जो एसिड सोल्यूबल वाला जो फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन में हमें क्या मिले, माइक्रोमोलिक्यूल मिले। और वहीं पर ये जो एसिड इनसोल्यूबल वाला फ्रैक्शन था, इस एसिड इनसोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको मिले वहां पर। और वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, दैट वाज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड। ये हमें वहां पर ऑब्टेन हुए। और जब देखा गया इनमें सिमिलरिटी क्या है, ये जो सारे केमिकल हैं अलग अलग आप नाम लिखा हुआ है, इसमें सिमिलरिटी क्या है, तो इनमें जो सिमिलरिटी देखी गई वो इनका मॉलिक्यूलर वेट था। उस एसिड इनसोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में जो भी केमिकल कंपाउंड मिले उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था बच्चे, दैट वाज मोर देन 10,000 डाल्टन। वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले थे। और ऐसे बायोमोलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है उनको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, और एक लिविंग सेल से ऑब्टेन कर रहे हो, एक लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन कर रहे हो, तो इसी को बोल दिया हम लोगों ने क्या, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। सिंपल सी बात है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। और वो जिनका 1000 डाल्टन से कम है मॉलिक्यूलर वेट, दे आर कॉल्ड सिंपली माइक्रोमोलिक्यूल या फिर बायोमाइक्रोमोलिक्यूल बोल दीजिए आप इनको। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आपको जो 4 यहाँ पर कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने नाम लिखे हुए हैं, इसमें जो लिपिड है, हम जब लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं तो वो 10,000 डाल्टन की रेंज में नहीं है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना नहीं है, दे आर जस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब फिर ये यहाँ पर क्यों आ गए, ये बाकी मैक्रोमोलिक्यूल के साथ क्यों आ गए, क्योंकि पहले मैंने बताया था एसिड इनसोल्यूबल में कौन आएगा यहाँ पे, इसमें वाटर इनसोल्यूबल वाले मेनली आ रहे हैं। और जब हम लिपिड की बात करते हैं बच्चे, तो लिपिड कहाँ मिलता है, लिपिड आपकी मोस्टली सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री बना रहा है, ये सारी चीजें इनका कंपोजिशन दे रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लिपिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इनके बारे में डिटेल में देखना होगी हमें। तो ये जब आप सेल को आपने जब क्रश किया, ग्राइंड किया, तो ग्राइंड करने की वजह से क्या हुआ, पूरी उसकी जो यूनिफॉर्मिटी थी, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। और उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से वो जो लिपिड उनकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, ठीक है, उन लिपिड के क्या बन गए, वेसिकल बन गए। ठीक है, उनके वेसिकल्स बन गए, छोटे छोटे वेसिकल बन गए। और वो वेसिकल कैसे थे, दीज ऑल वेसिकल्स आर ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर। लिपिड है, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, और इनके हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये लोग एसिड इनसोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में आ गए। ठीक है, तो लिपिड जो है इट इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। फिर ये क्यों आया आपके एसिड इनसोल्यूबल वाले में, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर। ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से हमें एसिड इनसोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में मिला। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें बायोमोलिक्यूल जो हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर, यहाँ पर हमें मेनली क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें इन्हीं प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, इन्हीं चारों बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। क्या बच्चे, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या होते हैं, तो दे आर हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, और लेकिन किस तरह का पॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। किसी भी प्रोटीन के अंदर आपको सेम मोनोमेरिक यूनिट नहीं दिखेगी, इसलिए बोलते हैं कि ये हेट्रोपॉलीमर होता है। और इनके मोनोमर्स को क्या बोलते हैं, इनके मोनोमर्स को बोलते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, तो हमारा प्रोटीन जो है ये एक हेट्रोपॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का। ठीक, और अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाती हैं। चलिए, और अब बात यानी हमें समझ में आ गया, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अमाइनो एसिड के बारे में, क्योंकि अमाइनो एसिड के बेसिस पर ही प्रोटीन अलग अलग होंगे। ठीक, और केवल अमाइनो एसिड का बेसिस नहीं, उनका सीक्वेंस कैसा है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्रोटीन देखेंगे हम। ठीक है, अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं, तो दे आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनको हम बोलते हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन जानते हैं हम, CH4। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। तो हमने क्या किया है, इन 4 वैलेंसी के जो हाइड्रोजन है इनको हटाकर इनकी जगह पर कुछ दूसरे मॉलिक्यूल हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। क्या क्या डाल दिया, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी को हमने पूरा किया, COS से कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, दूसरी वैलेंसी को हमने अमाइन ग्रुप से NH2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, और एक जो थर्ड वैलेंसी उसकी जगह पे हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया। और फाइनल जो फोर्थ हाइड्रोजन हमने यहाँ पर हटाया है, उसको हटा के हम लोगों ने यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगाया है। अब ये अमाइनो एसिड कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा इस एल्किल ग्रुप पे। तो अलग अलग अमाइनो एसिड किसके बेसिस पर होते हैं, वो अलग अलग एल्किल ग्रुप बदलता चला जाएगा, अमाइनो एसिड आपकी बदलती चली जाएगी। ठीक, लेकिन जब हम इन अमाइनो एसिड की बात करते हैं, जो अमाइनो एसिड प्रोटीन में पाई जाती है, अमाइनो एसिड भी कई तरह की होती हैं, अमाइनो एसिड भी हमें कई तरह की मिलती हैं, लेकिन हमारी जो प्रोटीन है
इन प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होती हैं उन अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। क्यों बोलते हैं इनको अल्फा अमाइनो एसिड? क्योंकि इस अमाइनो एसिड के सेम कार्बन से, एक ही कार्बन से अमाइन भी अटैच है और उसी कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। और इस तरह की अमाइनो एसिड जिसके अंदर एक ही कार्बन से अमाइन ग्रुप भी अटैच हो और एक ही कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो, इस तरह की अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। और हमारे जो प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन में हमें केवल यही अल्फा अमाइनो एसिड ही देखने को मिलती है। बाकी बीटा गामा भी अमाइनो एसिड होती है, लेकिन वो हमें हमारे प्रोटीन में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं इन अमाइनो एसिड को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो ये हमने जो बेसिस लिया है वो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन के बेसिस पे, वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में बन सकते हैं उनको हमने डाल दिया कि ये नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल मतलब इसलिए बोला क्योंकि इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी खुद बना लेगी। और वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में बनते नहीं है, जिनको हमें बाहर से डाइटरी इंटेक में लेना पड़ेगा, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, और जब देखा गया बच्चे प्रोटीन के अंदर, जो हमने देखा अलग अलग तरह की प्रोटीन, हमने उनके मॉलिक्यूल के, उनके जो कंपोनेंट है, उनके जो मोनोमर्स हैं जिनको आप अमाइनो एसिड बोले, उनको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के देखा। और क्या देखा गया कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन के अंदर केवल और केवल 20 तरह की ही अमाइनो एसिड होती हैं। ठीक है, हमारे प्रोटीन में केवल 20 तरह की ही अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगी। और उन 20 तरह की अमाइनो एसिड को, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड को हम लोगों ने दो ग्रुप में यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। डिफरेंस हमने बता दिया, जो बनते हैं नॉन एसेंशियल, जो बॉडी में नहीं बन रहे, जिनको डाइटरी इंटेक से लेना पड़ेगा, दे आर कॉल्ड एसेंशियल। तो हमारे 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, थ्रेओनिन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलानाइन, अर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो हमारे एसेंशियल हैं, कौन कौन से हैं जो कि नॉन एसेंशियल है। तो इनको याद रखने के लिए निमोनिक है टी वी मिल पाथ। ठीक है, ये टीवी मिल पाथ। ठीक है, हम लोग अपने टाइम से याद करते आ रहे हैं ये निमोनिक। ठीक है, टीवी मिल पाथ याद हो जाता है। टीवी मिल पाथ लिखा भी ऐसे है, T for threonine, V for valine, M for methionine, I for isoleucine, L for leucine, L for lysine, P for phenylalanine, arginine, tryptophan, histidine। और इसके अलावा बाकी जो भी 10 हैं वो क्या हो गए हमारे, जिनको याद ही नहीं करना आपको। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि which of the following is essential amino acid, which of the following is not an essential amino acid। तो आपसे ये टिक कराएगा वो 4 ऑप्शन में देके, तो उन 4 में अगर 3 इसमें के होंगे तो एक यहाँ का होगा, 3 यहाँ के होंगे तो एक यहाँ का होगा। तो आप आराम से ये टीबी मिल पाथ याद करके अपना काम कर सकते हैं। अब इन एसेंशियल अमाइनो एसिड में भी 2 ऐसी अमाइनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं। कौन कौन सी? तो ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये 2 अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन बॉडी में जब प्रोड्यूस हो रही है तो क्यों फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड के ग्रुप में हमने डाला? एसेंशियल अमाइनो एसिड तो उसे बोलते हैं बच्चे जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। और जब ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन बॉडी में बन रहा है तो हमने फिर क्यों एसेंशियल में डाला इनको? क्योंकि सर इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बन तो रहे हैं लेकिन जरूरत इतनी ज्यादा है कि बाहर से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इनको, इन दोनों को एक, इनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल। ठीक है बच्चे, सेमी एसेंशियल। तो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे बोलते हैं? वो हमारे ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन है जो बॉडी में बन तो रहे हैं लेकिन इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर से भी इनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बात होगी। देखा बच्चे हमारे अमाइनो एसिड के अंदर अमाइन ग्रुप भी है, मतलब बेसिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, दैट इज एसिडिक ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ये कुछ अलग अलग फॉर्म भी शो करता है हमारा अमाइनो एसिड। तो एक पॉइंट हम बोलते हैं दैट इज व्हाट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब किसे कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? तो ऐसा पीएच, ठीक है, ऐसा पीएच जिसपे हमें एक अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड के अंदर दोनों चार्ज दिखें, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दिखें इक्वल अमाउंट में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस पीएच को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ये उस अमाइनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होगा, एक सिंगल अमाइनो एसिड में आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई देगा और नेगेटिव चार्ज भी दिखाई देगा। और ऐसी जो अमाइनो एसिड है उस अमाइनो एसिड को बोलते हैं कि ये इस अमाइनो एसिड का ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ठीक है, तो ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या होगा अमाइनो एसिड के अंदर, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। चलिए, अब इस अमाइनो एसिड को जो कि ज्विटर आयनिक फॉर्म में है, अगर इसको हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में रख दिया तो क्या होगा?
एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ की अबंडेंस होती है, H+ बहुत ज्यादा होता है और H+ क्या करेगा, H+ ये CO माइनस जाकर रिएक्ट कर जाएगा, तो CO माइनस और प्लस H+, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका ये जो चार्ज है ये यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा H+ के एडिशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें ये एसिडिक मीडियम में वो जो अमाइनो एसिड होगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज फॉर्म में। देखिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आपको मिलेगी एसिडिक मीडियम में। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, वो सिंपल सी बात है। वहीं अगर इसको हम बेसिक मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, OH की अबंडेंस होती है, OH माइनस ज्यादा है वहां पर, एसिडिक में H+ ज्यादा है तो बेसिक मीडियम में OH माइनस ज्यादा है, तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस को अगर H+ मिल जाए तो पानी बन जाएगा जो कि स्टेबल फॉर्म है, तो वो क्या करेगा, ये आपका जो NH3+ है ये NH3+ H+ दे देगा, और H+ देने से क्या हो जाएगा, प्लस H+ देने से ये OH+ और ये OH और ये H+ से क्या बन जाएगा, आपका वाटर बन जाएगा, और ये आपका एक H+ देने के बाद खुद NH2 की फॉर्म में आ जाएगा, ये देखिए NH2 हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस अमाइनो एसिड पर ये नेगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा। तो बेसिक मीडियम में क्या मिलेगा, हमें नेगेटिवली चार्ज मिलेगी अमाइनो एसिड, और एसिडिक मीडियम में हमारी जो अमाइनो एसिड होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। हमने देखा बच्चे कि हमारी जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है, अमाइन ग्रुप भी है और एक एल्किल ग्रुप है और आपका एक हाइड्रोजन हो गया। तो इसके अंदर ये जो एल्किल ग्रुप है, मैंने बोला कि जो अलग अलग अमाइनो एसिड होंगी वो किसके बेसिस पर अलग अलग होंगी, तो इस एल्किल ग्रुप की बेसिस पर, किस एल्किल ग्रुप की जगह क्या चीज आ रहा है, क्या आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सी अमाइनो एसिड है। तो अगर इस एल्किल ग्रुप की जगह पर अगर आपने क्या किया, कोई दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप वाला ही एल्किल ग्रुप लाकर यहाँ जोड़ दिया, ठीक, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लाकर जोड़ दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, अब इस अमाइनो एसिड के अंदर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप 2 हो गए और एल्किल ग्रुप आपका जो बेसिक जो अमाइन है वो केवल एक रहेगा, जिसकी वजह से इस अमाइनो एसिड का जो ओवरऑल नेचर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इस अमाइनो एसिड का ओवरऑल नेचर एसिडिक हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं है, जब ये आपके आयनिक फॉर्म में होगा तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे, देखिए नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किधर मूव करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी इसके बारे में। इनको इन अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर एल्किल ग्रुप की जगह पर क्या है, आपका कार्बोक्सिल एसिड वाला कोई ग्रुप आपने जोड़ दिया लाकर, जिसकी वजह से इस अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, मतलब एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू बेसिक ग्रुप अमाइन के, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे ये अमाइनो एसिड, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया हमारे, इनको हम बोलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। कौन कौन से आपके एसिडिक अमाइनो एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड आपकी एसिडिक अमाइनो एसिड है। तो वही हम बात करते हैं वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर ये एल्किल ग्रुप जो है, एल्किल ग्रुप की जगह पर अगर हमने दूसरा फर्दर कोई अमाइन ग्रुप वाला एल्किल ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड जोड़ा जिसके अंदर खुद अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब इस अमाइनो एसिड में हमारे अमाइन ग्रुप जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप के, जिसकी वजह से इस अमाइनो एसिड का ओवरऑल जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा, खुद ही बेसिक हो जाएगी, ठीक है। और इस अमाइनो एसिड को जिसके अंदर बेसिक नेचर ज्यादा है इनको हम बोल देते हैं एल्कलाइन और बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। और हमारे बॉडी में कौन कौन से अमाइनो एसिड है जो कि आपके बेसिक या फिर एल्कलाइन है, तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और इनमें भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, तो आप बोलोगे आर्जिनिन, और सेकंड मोस्ट लाइसिन। याद होगा अगर आपको हिस्टोन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, हिस्टोन ऑक्टामर हमने बनाया था न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए, हिस्टोन ऑक्टामर बनाया था, तो वहां पर वो हिस्टोन प्रोटीन का बेसिक नेचर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस ऑफ आर्जिनिन और लाइसिन, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन का नेचर भी बेसिक हो गया था, ठीक है। चलिए, और इनके अलावा ये जो 5 अमाइनो एसिड हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब क्यों है, न्यूट्रल सर इसलिए हैं बिकॉज उनके अंदर जितना एल्किल ग्रुप है उतना, जितना उनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप है उतना ही अमाइन ग्रुप है। यानी सर ये जो एल्किल ग्रुप उनका है उस एल्किल ग्रुप में ना तो कार्बोक्सिल ग्रुप आ रहा है ना ही अमाइन ग्रुप आ रहा है, ठीक है। तो उनके अंदर इक्वल अमाउंट में बेसिक और एसिडिक नेचर है, ठीक है। और जो इनको आप ये जो आपकी न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड को जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। ज्यूटर आयनिक फॉर्म में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव,
जिसकी वजह से ना तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे ना ही नेगेटिव की तरफ, ना तो कैथोड की तरफ मूवमेंट शो करेंगे ना ही वो एनोड की तरफ, ठीक है, तो दे विल रिमेन स्टैटिक। तो ये हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड हो गए। इसी के साथ साथ हमारी एनसीईआरटी में ये तो हमारे हमने तो क्लासिफाई कर लिया ये ऑन द बेसिस ऑफ एल कार्बोक्सिल और एमाइन ग्रुप, ठीक। अब हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है, कुछ हमारे एनसीईआरटी में एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बारे में लिखा हुआ है, वो अमाइनो एसिड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो बस आप नाम लिख लीजिए कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं आपके, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में हमारी आती है टायरोसिन है, ठीक है, फेनिलएलानिन है और ट्रिप्टोफैन। तो ये तीन हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिनके अंदर हमें बेंजीन रिंग दिखाई देगी। तो हमने बच्चे अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया, और अमाइनो एसिड क्या है, दे आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इन्हीं अमाइनो एसिड को जोड़कर हम क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले हैं। और मैंने भी आपको 20 तरह की अमाइनो एसिड बताई, ठीक है। तो किसी भी प्रोटीन में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि एक ही तरह की सारी अमाइनो एसिड जुड़े, नहीं, अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़े, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, हेटेरोपॉलीमर। अब हम समझ सकते हैं सारी चीजों को करके, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो हमारे प्रोटीन है इनमें अमाइनो एसिड जुड़े कैसे होती हैं। एक बार तो मैं ये सब चीजें समझा चुका हूं आपको, जो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया था, बच्चे याद कीजिए, ट्रांसलेशन मैंने सारी चीजें आपके ऊपर समझाई हुई है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा फिर इसको समराइज कर लेते हैं कि आखिर ये अमाइनो एसिड कैसे जुड़े हुए हैं, ये कैसे अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बना रहे हैं। तो दो अमाइनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और ये कैसे बनता है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए ये हमारी एक अमाइनो एसिड, देखो कार्बन, एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक NH2, और ये देखिए COH, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो ये हमारा इतना क्या हो गया, ये हमारी एक अमाइनो एसिड हो गई, और ये दूसरी अमाइनो एसिड हो गई, ये दूसरी अमाइनो एसिड हो गई, कार्बन, कार्बोक्सिल, NH2, ठीक, दूसरी अमाइनो एसिड हो गई। और ये दोनों अमाइनो एसिड कैसे जुड़े हुए हैं, एक तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसका OH, अमाइन ग्रुप का H और OH, पानी निकल गया, और ये पानी के निकलने से क्या बन गया सर, पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखिए दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड अमाइन ग्रुप, और इस कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप के बीच में जो ये बॉन्ड बना है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है। और इसी पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से क्या हो गया, ये देखो अब ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। इसी तरीके से ये काम चलता चला जाएगा, तो ये काम सीधे सीधे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज और आपको यहाँ पर समझ में आ गई, सर जो प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन का जो एक टर्मिनल होगा, ठीक है, एक साइड पे, ठीक है, एक साइड पे क्या होगा, N फ्री रहेगा, अमाइन ग्रुप फ्री रहेगा, और इस प्रोटीन की दूसरी साइड जो होगा, दूसरा एंड होगा, उधर क्या फ्री रहेगा, उधर कार्बोक्सिल ग्रुप विल बी फ्री, है ना, वेरी गुड, कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर लास्ट अमाइनो एसिड है उस चेन का, तो उसके बाद दूसरी नहीं आ रही, तो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप एंगेज नहीं होगा। तो एक एंड पर अमाइन ग्रुप फ्री मिलेगा और दूसरे एंड पर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री मिलेगा। इसीलिए हम प्रोटीन की एक एंड को बोलते हैं एन टर्मिनल, दूसरी एंड को बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि प्रोटीन कैसे बना हुआ है। अब हम देख लेते हैं कितने कॉन्फ़िगरेशन के प्रोटीन होते हैं, कि कितने तरह के प्रोटीन मिलते हैं हमें। तो इन्हीं अमाइनो एसिड से रिलेटेड एक और चीज देख लेते हैं बच्चे, कि हमने देखा हमारे जितनी भी अमाइनो एसिड है उसके अंदर हमें अमाइन ग्रुप मिलता है, NH2 ग्रुप मिलता है, ठीक है, और उस NH2 ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जिनके अंदर अमाइन ग्रुप नहीं बल्कि इम्यूनो ग्रुप होता है, ठीक, और उनको इम्यूनो एसिड बोलते हैं, अमाइनो यानी इम्यूनो एसिड बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन से ऐसी आपकी इम्यूनो एसिड कौन सी है, तो प्रोलिन हो गया, हाइड्रोक्सिल प्रोलिन हो गया, तो ये दोनों हमारे ना इम्यूनो एसिड है, ठीक है। इनमें अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप नहीं है बल्कि NH ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप होता है, ठीक है। प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 4 तरह की कॉन्फ़िगरेशन में हमें प्रोटीन मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं प्रोटीन का उसको, सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन और क्वार्टरनरी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं, तो ये प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है बच्चे, ठीक है, सबसे जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये सबसे सिंपलेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सिंपली ये अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, सारी अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये सारी अमाइनो एसिड है, और इनके बीच में सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड, जो भी मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था अभी, देखिए वो सिंपल पेप्टाइड बॉन्ड, वो भी लीनियर फैशन, ठीक है ना, लाइन से लीनियर फैशन में, एकदम सारे लीनियर फैशन में अरेंज है, और केवल उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये हमें समझ में आ गया सर, जब केवल पेप्टाइड बॉन्ड है तो उनका स्ट्रक्चर भी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा।
अब ये सब चीजें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे थोड़ा आगे चल के, ठीक है, जब आपको ये पता चलेगा कि कुछ और भी बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अच्छा केवल पेप्टाइड बॉन्ड होने से किस तरह से पूरी तरह से स्टेबल वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, केवल हमें पेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं, ठीक, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, और हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इसके बाद के जो स्ट्रक्चर आएंगे उनमें इनके अलावा भी दूसरे बॉन्ड आएंगे जो कि इनको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, देखेंगे अभी हम, ठीक। एंड ये जितने भी हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी जो प्रोटीन होती है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल नहीं, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोटीन के अंदर किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड अरेंज है बच्चे, किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट है वो आप पता कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक प्लेन लाइन के जैसे ही तो है सब कुछ यहाँ, तो आप पता कर सकते हैं किस तरीके से अमाइनो एसिड अरेंज है, उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा कन्फिगरेशन डिस्कवर हुआ होगा, तो सर जो सबसे सिंपल है वही तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ होगा, उसके बाद उन्होंने उस कॉम्प्लेक्सिटी को जाना होगा, तब बताया होगा नहीं नहीं इसको सेकेंडरी बोलेंगे, इसको टर्शरी बोलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे सिंपल है वही सबसे पहले डिस्कवर भी हुआ होगा, तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर जो कन्फिगरेशन है आपकी वो यही प्राइमरी कन्फिगरेशन है प्रोटीन की। तो हमारा जो सेकंड कन्फिगरेशन है दैट इज सेकेंडरी कन्फिगरेशन ऑफ प्रोटीन। ये सेकेंडरी कन्फिगरेशन कैसे बना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है सर, अभी आपने बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्लेन स्ट्रेट लाइन होगी, यही जो स्ट्रेट लाइन है, यही जो स्ट्रेट लाइन जो प्रोटीन आपका है, इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर कॉइलिंग होगा, ये देखिए यही कॉइलिंग होगा, इसके अंदर कॉइलिंग हो गई तो सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की थोड़ी और फर्दर कॉइलिंग कर देंगे सर, टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी की थोड़ी और कॉइलिंग कर देंगे सर, थोड़ा उसको और कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी मैं समझ में आ गया सर, जो इसकी कॉइलिंग से ऐसा हो रहा है, तो जब प्रोटीन डीनेचर करती होंगी तो वो क्वाटरनरी से टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ऐसे फिर रिड्यूस भी तो होता होगा उनका फॉर्म, क्योंकि वो सिंपल होती चली जाएंगी, टूटती चली जाएंगी तो सिंपल होती चली जाएंगी, ठीक, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक। तो हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं इन्हीं के फर्दर कॉइलिंग से आपका सेकेंडरी कन्फिगरेशन बनता है प्रोटीन का, और किस तरह की कॉइलिंग होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे प्रोटीन के अंदर, हमारे जो प्रोटीन है, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन में, उसमें हमेशा हमें राइट हैंडेड कॉइलिंग ही मिलेगी, जो कॉइलिंग है वो हमेशा और हमेशा राइट हैंडेड होगी, ये एक पॉइंट याद रखेंगे। हमारी एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ वाली नहीं, बायोमोलिक्यूल में हमारा जो केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है बच्चे, वहाँ पर लिखा हुआ है सब, ठीक है, तो वो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, हमेशा आपको राइट हैंडेड कॉइलिंग ही मिलने वाली है, ठीक। चलिए, ये स्पाइरल कॉइलिंग हो गई हमें विज्ञान में, देखिए, तो ये दो फॉर्म में मिलते हैं, इनकी जो कॉइलिंग होती है दो तरीके से होती है, या तो इनको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म या फिर बीटा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड फॉर्म, ठीक है, जिगजैग फॉर्म। तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म में क्या हुआ, एक सिंपल सी आपकी कॉइलिंग दिख रहा है, इस तरह से कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा आपको, तो सर सबसे सिंपल सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे भी टर्सरी आ जाए, क्वाटरनरी आ जाए, सेकेंडरी आ जाए, लेकिन सबका बेस क्या है, प्राइमरी। अभी बताया मैंने, प्राइमरी वाले की फर्दर कॉइलिंग होगी तो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब मिलने वाला है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर बना है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनी गया, तो पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको हर जगह मिलने वाला है। अब उसके बाद जैसे ऐसे कॉइलिंग, अगर हम सोचिए अगर मैं इसको और कॉइल कर दूं, सब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके, अगर मैं इसको और कॉइल कर दूं तो इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तो बनाने पड़ेंगे जो इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को होल्ड करे आपस में, ताकि इसका कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन हो। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएंगे तो एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पर यूटिलाइज होने वाले हैं। फिर यानी मैं समझ में आ गया सर, जैसे जैसे कॉइलिंग बढ़ती चली जाएगी, बॉन्ड के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे बीच में, जिससे कि वो उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को फिक्स कर पाए, स्टेबल रख पाए, सिंपल सी बात है। तो अभी अब जब हम केवल सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हमें दो बॉन्ड मिलेंगे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि अमीनो एसिड के बीच में होगा, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि उस हेलिक्स को मेंटेन करेगा। जैसे यहां देखिए, ये देखिए जो हेलिक्स है ना, इसके इनके बीच में आपको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहा है, और एक सिंगल मॉलिक्यूल है, और जब सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। तो यहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। दो तरह का होता है सर, इंट्रा और इंटर, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल है तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। बहुत पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते थे कि भैया ये भी बता दो कि ये जो हेलिक्स है, ठीक है, कॉइलिंग हो रही है ना, यहाँ पर टर्निंग हो रही है, तो पूछ दिया जाता था ये जो टर्निंग है ना, इस हर टर्निंग में कितनी अमीनो एसिड आती है, तो 3.5 अमीनो एसिड आपको हर टर्निंग में मिलेंगी। लेकिन इतना स्पेसिफिक याद रखने की अब तो जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है।
तो यहाँ पर इस अल्फा अल्फा हेलिक्स में कॉइलिंग है, सही बात है, लेकिन हमेशा कौन सी कॉइलिंग होंगी? ऑलवेज ऑन एंड ऑलवेज राइट हैंडेड कॉइलिंग आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वही केमिस्ट्री वाले एनसीईआरटी का, केराटिन प्रोटीन, वो हमारी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है आपका, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब पढ़ा आपने मसल्स में, बताया मैंने आपको। केराटिन प्रोटीन कहाँ मिलता है आपको? तो केराटिन प्रोटीन हमारे ये जो होते हैं बच्चे ना, ये हार्ड होते हैं, केराटिन प्रोटीन दे आर वेरी हार्ड। और ये हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 16 अमाइनो एसिड होती हैं। केराटिन प्रोटीन के अंदर 16 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं आपकी, तो इतना अबंडेंसी है अमाइनो एसिड की, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत हार्ड हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर होगा। क्या बनाएगा सर? हार्ड स्ट्रक्चर है तो हार्ड स्ट्रक्चर बनाइए। तो हार्ड स्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं सर? हार्ड स्ट्रक्चर सर बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए होता है सर, प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो बना दो एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ही बनाएंगे ना बाहर का, ठीक, एक्सोस्केलेटन बनवा दो इनसे। बाकी तो सर हमारा एंडोस्केलेटन कौन बनाती है? बोन, वो तो बात ही अलग है सर, है ना, वो तो अलग कहानी चलती है पूरी बोन की, देखी हम लोगों ने, तो अलग ही ओशियन प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, पूरा मैट्रिक्स देखा उसका। ठीक, तो इससे इससे बना देंगे एक्सोस्केलेटन, बना देंगे बॉडी का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी क्वेश्चन पहले की है लेकिन आपको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। केराटिन प्रोटीन जो है हमारी ह्यूमन की बॉडी में, एनिमल की बॉडी बोलो आप तो, ह्यूमन छोड़ो, एनिमल की बॉडी में केराटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन एनिमल बॉडी। कोई पूछ दे क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड, बिकॉज ऑफ सिस्टीन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी यहाँ पर, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हार्ड होती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है, बहुत अबंडेंट अमाउंट में इसके अमाइनो एसिड है, 16 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हुआ? दूसरा हमारा जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें या तो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में मिलेगा ये सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन क्वाइट फॉर्म में, या तो ये बीटा हेलिक्स की फॉर्म में बनेगा। ये बीटा हेलिक्स कैसे बना? ये देखिए, ये और इन दोनों हमने हेलिकल स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। देख रहे हैं, दोनों इस हेलिकल स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। कैसे कनेक्ट किया है सर? सर वही हाइड्रोजन बॉन्ड सर, क्योंकि आपने साफ साफ लिख दिया है कि जब आप सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करना तो केवल दो ही तरह के बॉन्ड की बात करना, पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देंगे। लेकिन सर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? सर इंटर मॉलिक्यूलर लगाओ। अब इंट्रा तो सेम मॉलिक्यूल में लगाते हैं, जो कि यहाँ पर लगाया था हमने। ठीक है, यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों हमने हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? तो फाइब्रोइन, फाइब्रोइन के अंदर आपको बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। फाइब्रोइन क्या होती है सर? ये कहाँ की प्रोटीन है? तो जो सिल्क होता है ना, सिल्क, नेचुरल सिल्क जो होता है उसके अंदर उसकी ये प्रोटीन है फाइब्रोइन, नेचुरल सिल्क। अपने टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल सी बात है सर, सेकेंडरी वाले में थोड़ा कम कॉइलिंग की थी, टर्सरी वाले में और थोड़ा कॉइलिंग कर देंगे। देखिए, और कॉइलिंग कर दी सर, टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया। सर जैसे जैसे कॉइलिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जरूरत पड़ेगी उसको स्टेबलाइज करने की। ठीक है, तो उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे? तो बॉन्ड बढ़ाना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बढ़ाने पड़ेंगे वहां पर हमें। ठीक है, यानी में हमें समझ में आ गया सर कि टर्सरी स्ट्रक्चर में हमें और ज्यादा नंबर में बॉन्ड मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और जब हम बात करते हैं इस टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन की, तो यही मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन हमारी बॉडी में यही मिलेंगे आपको। सबसे ज्यादा जो आपके जो प्रोटीन है, एंजाइम है हमारे, मोस्ट ऑफ द एंजाइम ही पढ़ने वाले हैं, वो यही टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन वाले ही होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर ग्लोबुलर इन अपीयरेंस। हमारी जो टर्सरी प्रोटीन होती है ग्लोबुलर इन अपीयरेंस होती है। ठीक, और दे आर हाईली फोल्डेड, दिख रहा है सर, उस हाईली फोल्डेड होने की वजह से क्या होने वाला है सर? इतने तरह के बॉन्ड लाने पड़ गए सर यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड सर, वो तो बेसिक है, तो लाना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बच्चा आपको, कि कभी भी प्रोटीन के अंदर कोई पूछेगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बताओ, तो बोलना पेप्टाइड बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है हमारे प्रोटीन के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो हमने देखा सर अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कहाँ लगाएंगे सर? ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है सर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइड स्ट्रक्चर है, तो सर इसके अपोजिट चार्ज के टर्मिनल होंगे, एक एन टर्मिनल है, सी टर्मिनल, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो अपोजिट चार्ज के जो टर्मिनल हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी होगा, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ मिलेगा सर? तो सर जब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आएंगे ना, तो वहां पर हम लगा देंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो भी आएगा सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कई सारी अमाइनो एसिड आ रही है, तो जब सल्फर कंटेनिंग आएगा डाइसल्फाइड बना देंगे। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ बनाएंगे सर? ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लिखा हुआ आपने, ये कहाँ बनाएंगे? तो सर अभी तो बताया था आपने एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बारे में, कि हमारे जो कुछ अमाइनो एसिड होती हैं जो एरोमेटिक होती हैं, और जब एरोमेटिक रिंग आ जाएंगी तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाओगे? हाइड्रोफोबिक। क्यों? कोई पोलैरिटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है, नॉन पोलर, तो वहां पर लगा देंगे सर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड।
तो इतने तरह के बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे हमारे किसके अंदर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ आवर बॉडी दे आर ऑफ टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन। ये भी चीज हमें याद हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आई सर, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होने के बाद क्या हुआ सर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। प्राइमरी सेकेंडरी वाले इनसोल्यूबल थे, ठीक है, प्राइमरी वाला भी इनसोल्यूबल इन वाटर, सेकेंडरी वाला भी इनसोल्यूबल इन वाटर, एंड दिस टर्शियरी कॉन्फ़िगरेशन इज सोल्यूबल इन वाटर। और हमारा बच्चे जो क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे बन रहा है, तो सिंपल सी बात है सर, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा। टर्शियरी तक तो हमने कर लिया, अब कई सारे टर्शियरी वाले को लाकर जोड़ दो एक साथ, ठीक है, डायग्राम में देखो इसी तरह मैंने बनाया था कि आप बहुत इजीली समझ पाओ। सर कई सारे टर्शियरी वाले को लाकर एक दूसरे से जोड़ दीजिए सर, अलग अलग तरह के बॉन्ड से, तो उससे जो हाईली और भी ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का, दैट कॉन्फ़िगरेशन, दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इट इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, हाईली स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म यही है आपके प्रोटीन का, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी यही है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रेजेंट, हो सकता है कि उसके अंदर आपको अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो उस एक सिंगल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। सिंपल सा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, अल्फा चेन अलग है, बीटा चेन अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ है। और ये भी हमारे क्या होते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। देखा बच्चे, हमारी जो अमाइनो एसिड होती है इनमें जो कार्बन है, ठीक है, सेंटर में जो कार्बन है, इसकी एक वैलेंसी को तो हमने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दी, दूसरे अमाइन ग्रुप लगाया, ठीक है, और थर्ड में हम क्या करते हैं, एक में हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, और जो लास्ट इसकी वैलेंसी बचती है उसको बोलते हैं यहाँ पर एल्किल ग्रुप जोड़ना है, आर ग्रुप लगाना है, ठीक, कोई भी ग्रुप लगा दो, उसी पे डिपेंड करेगा वो अमाइनो एसिड कौन सी है। अगर हम बात करें हमारी जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होती है दैट इज ग्लाइसिन, और इस ग्लाइसिन में क्या होगा, जो फोर्थ इसकी वैलेंसी होती है दैट इज कंप्लीटेड बाय हाइड्रोजन, और ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। 2 और अमाइनो एसिड के बारे में हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ पर डायग्राम बना रखा है इसका। तो ये हमारा एलेनिन है, एलेनिन में क्या होगा आपका जो एल्किल ग्रुप है उसकी जगह मिथाइल लगा देंगे हम, तो उसको बोल देंगे हमारी एलेनिन हो गया वो। वही हाइड्रोक्सी मिथाइल जोड़ देंगे, CH2 जोड़ देंगे, बोल देंगे सेरीन हो गया। अब बात ये नहीं है क्या जोड़ दिया, बात ये है कि अगर आपने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप जोड़ दिया, या फिर यहाँ पर हाइड्रोक्सी मिथाइल जोड़ दिया, CH2OH जोड़ दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो सेंटर वाला कार्बन है बच्चे ना, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो गई, और वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है, आप जानते हैं उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। और ये जो कायरल कार्बन होता है इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है सर ये क्या कर सकता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो या तो डी फॉर्म में होंगे या तो एल फॉर्म में होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो हम क्वेश्चन देखते हैं अपने। लेकिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कैन नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, तो बहुत बड़ी साइंस नहीं है इसमें सर ग्लाइसिन, क्योंकि हमें एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कायरल कार्बन ही नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम कहां से कायरल आई नहीं सर, ठीक है। तो ये हमारे ग्लाइसिन की बात हो गई। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रोटीन किस तरह का पॉलीमर है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि प्रोटीन की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी बच्चे डिपेंड करेगी कि उसके अंदर सबसे पहली बात की अमाइनो एसिड के सीक्वेंस कैसे हैं, वही 20 अमाइनो एसिड हर एक प्रोटीन के अंदर है, तो फिर वो प्रोटीन अलग कैसे हो गया सर, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, वो अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है, किसके बाद कौन सी अमाइनो एसिड आ रही है उस पर डिपेंड करेगा वो प्रोटीन कौन सा होगा। और दूसरी चीज क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी पढ़कर आया भैया। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या काम करेगा। जो बायोमोलेक्यूल हमने पढ़ना है बच्चे दैट इज लिपिड। लिपिड क्या होते हैं, तो दे आर सिंपल फैट एंड देयर डेरिवेटिव, फैट और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे लिपिड, ठीक है। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं 3 तरह के लिपिड के बारे में बात करेंगे बच्चे, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। एक करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि फैट और फैट के डेरिवेटिव कैसे बन रहे हैं, ठीक है। आप बोलते तो फैटी एसिड क्या है, लिपिड क्या है, आप डिफरेंशिएट कर पाओ ताकि सारी चीजों को। तो अगर हम बात करें सिंपल लिपिड की, तो सिंपल लिपिड कैसे बनते हैं, तो दे आर सिंपल एस्टर्स, दे आर द सिंपल एस्टर्स। एस्टर क्या होता है, एस्टर बॉन्ड आपने पढ़ा है बच्चे, अल्कोहल और एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना पानी निकाल के, उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिंपल लिपिड होते हैं ना, दे आर सिंपल एस्टर्स होते हैं। यहाँ पर एस्टर बॉन्ड बनता है किसके बीच में, अल्कोहल और एसिड के बीच में। लेकिन जो हमारे सिंपल लिपिड हैं, इन सिंपल लिपिड में केवल और केवल हमें दो चीजें मिलेंगी, एसिड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारी एसिड होती है उसको हम बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको बोलोगे, सिंपल सी बात है सर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसके साथ एल्किल ग्रुप लगा हो, दैट इज फैटी एसिड, ठीक है। एनी एल्किल ग्रुप कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज फैटी एसिड, ठीक। तो इस फैटी एसिड को किससे जोड़ दिया हम लोगों ने, ये देखिए आपको यहाँ पर अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, देख रहे हैं, OH OH OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और ये जो ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल है इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोल दिया हम लोगों ने, ग्लिसरॉल, हमारा ग्लिसरॉल है। और इस ग्लिसरॉल के साथ किसको जोड़ दिया हम लोगों ने, फैटी एसिड को। और एक ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो कितने फैटी एसिड जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है सर, लगाइए 3 फैटी एसिड और बनाइए 3 एस्टर बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 फैटी एसिड हमने एक ग्लिसरॉल से जोड़कर क्या बना दिया, हमने बना दिया यहाँ पर एक सिंपल लिपिड। ये हमारी एक सिंपल लिपिड है बच्चे, जिसके अंदर क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये जो सिंपल लिपिड है, क्या नाम देंगे इसको, इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। क्यों ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपने जोड़े हुए हैं एक ग्लिसरॉल से, दैट इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे पास मोनोग्लिसराइड भी है, वैक्स, हमारी एनसीईआरटी लिखती है वैक्स। वैक्स क्या होता है, तो वैक्स आर मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड मतलब ये वैक्स बने कैसे हैं, तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल आपने लिया है, ठीक है, आपने ऐसा अल्कोहल लिया है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर आप ऐसा अल्कोहल ले लो जिसके अंदर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर ऐसा अल्कोहल ले लें जिसके अंदर केवल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले अल्कोहल के साथ किसको जोड़ दें, सर एक फैटी एसिड को जोड़ देते हैं, देखिए एक फैटी एसिड, ठीक है। तो इससे जो आपका अब जो लिपिड बनेगा दैट इज वैक्स, मोनोग्लिसराइड या फिर वैक्स, इसी को बोलते हैं सर वैक्स, ठीक है, वैक्स और मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी जो सिंपल लिपिड है बच्चे, इस सिंपल लिपिड में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ आपने 3 फैटी एसिड जोड़ी है। अब ये फैटी एसिड के नेचर के बेसिस पे हमारे लिपिड भी 2 तरह की होती हैं। ये जो फैट है ना, लिपिड आपको पता होगा, जैसे आप ऑयल देखते हो, ऑयल, एक ऑयल देखो, घी और ऑयल देखो, क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑयल सर पानी जैसे बह रहा है सर, रूम टेम्परेचर भी बह रहा है सर, वो पानी जैसे है ना। और घी कैसे है सर वो डेंस थोड़ा है ना, कंडेंस फॉर्म है सर। तो ये कैसे हुआ, कैसे डिफरेंट, हम कैसे समझ सकते हैं दोनों, जब ये जो दोनों आपके जो लिपिड हैं ये कैसे अलग अलग टेक्सचर कैसे मिल रहा है आपको, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारा का सारा जो खेल है बच्चे, ये इस फैटी एसिड का खेल है, जो इस ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ फैटी एसिड है ना, इस पे डिपेंड करता है सब कुछ।